ओके, सो ये जो वीडियो है वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की एक और वीडियो है। इससे पहले जो हमने एडमिशन पढ़ा था, उसके बाद में जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कन्फेशन, कि कन्फेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड सेक्शंस देखेंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट में हैं, विद केस लॉज देखेंगे, और कई जगह अगर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी दे दूँगी। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। अब इस वर्ड को एज सच कहीं डिफाइन नहीं किया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, लेकिन ये जो वर्ड अपीयर होता है वो होता है सेक्शन 24 के अंदर अपीयर होता है। ठीक है, अब है ना क्या है, एडमिशन एक टॉपिक है, एडमिशन एक बड़ा मतलब एक चैप्टर है अलग एविडेंस एक्ट के अंदर, और जो कन्फेशन है वो इस एडमिशन की एक छोटा सा पार्ट है। सो क्या कहा जाता है, द कन्फेशन इज मेरली अ स्पीशीज ऑफ अ एडमिशन, यानी कि एडमिशन का एक छोटा सा स्पीशी है कन्फेशन। ठीक है, अब क्योंकि कन्फेशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो मिस्टर जस्टिस स्टेफन ने अपनी एक डाइजेस्ट बनाई थी उन्होंने लॉ ऑफ एविडेंस को लेकर, उसमें कन्फेशन को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा दैट कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम स्टेटिंग एंड सजेस्टिंग द इन्फ्रेंसेस दैट ही कमिटेड द क्राइम। कहने का मतलब क्या, कि कन्फेशन एक एडमिशन होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एडमिशन जो कन्फेशन है उसे एडमिशन की एक स्पीशी मानते हैं। सो इसीलिए जो कन्फेशन है वो एक एडमिशन है, जो कि पर्सन जिसने क्राइम किया है, जिसको आपने क्राइम के लिए चार्ज किया है, ठीक है, वो पर्सन किसी भी समय उस चीज़ को कन्फेस करता है, एडमिट करता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, या फिर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देता है जिससे ये सजेस्ट होता है, या फिर ऐसे इन्फरेंसेस निकलते हैं कि उसने क्राइम कमिट किया है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं मिस्टर जस्टिस स्टेफन सर, उन्होंने ये कहा कि जो कन्फेशन है वो एक एडमिशन है जो एक पर्सन देता है जिसके ऊपर आपने क्राइम के चार्जेस लगा रखे हैं। ठीक है, अब वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे क्या कर सकते हैं आप, क्या तो ये स्टेट कर सकते हैं कि उसी ने क्राइम कमिट किया है, या फिर कोई ऐसे सजेशंस देता है या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं उसके स्टेटमेंट से जिससे ये लगे कि उसी इंसान ने क्राइम कमिट किया है। सो कन्फेशन का एक बेसिक मतलब क्या होता है वो लोग आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन की। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं दी फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, कितनी तरीके के कन्फेशन होते हैं। अब इसको हमने 3 फॉर्म्स में बाइफरकेट किया है। नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्फेशन। नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन ऑन हुम इट इज मेड, किसके सामने स्टेटमेंट दिया जाता है, किसके सामने कन्फेस किया जाता है। एंड लास्टली इज द मेंटल कंडीशन, यानी किस स्टेट ऑफ माइंड में कन्फेशन दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन द कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ कन्फेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्फेशन को 2 तरीके का बताया गया है। नंबर 1 इज द एक्सकल्पेटरी कन्फेशन स्टेटमेंट एंड अदर वन इज द इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब इनकल्पेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसी स्टेटमेंट देना जिससे ये पता लगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व है। सच स्टेटमेंट बाय विच अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट देना जिससे ये पता चले कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व है। मान लीजिए किसी ने सामने के सामने कन्फेस कर दिया कि यार ये मर्डर मैंने किया है, या ये पर्टिकुलर चोरी मैंने की है, तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली पता चलता है दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन द क्राइम। ठीक है, एक्सकल्पेटरी क्या होती है, सच स्टेटमेंट बाय विच अ पर्सन इज एक्विटेड फ्रॉम द क्राइम, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, कि मतलब नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं यहाँ था या ये था, मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ये मर्डर नहीं किया है, यानी कि अपने आप को एक्सप्लेन करना उस पर्टिकुलर, ऐसे स्टेटमेंट्स देना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगे, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग 2 केस लॉज देख लेते हैं, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो लेट्स गो फॉर द केस लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को अप्रूव करते हुए ये डिसाइड किया कि जो कन्फेशन होते हैं, क्या तो वो क्या होता है, इधर एडमिट द गिल्टी, मतलब उसने अपना गिल्ट को एडमिट किया पर्टिकुलर पर्सन ने, क्या तो उससे कन्फेशन कहेंगे, या फिर उसने सब्सटेंशियली ऐसे फैक्ट्स कहे जो कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हों। ठीक है, और सेकेंडली कोर्ट ने ये कहा कि जो भी मैटर्स, जो भी स्टेटमेंट्स
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, खुद के लिए, खुद को बचाने के लिए कही जाती हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, दो बातें कही थी। पहली बात में तो ये कहा था कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देना जिसके थ्रू आप अपनी गिल्ट को कमिट करते हैं या फिर सब्सटेंशियली ऐसे कुछ फैक्ट्स कहते हैं जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उन्हें हम कन्फेशन कहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, खुद को बचाने के लिए या अपने एक्विटल के लिए कही जाती है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, वो है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया दैट वेयर देयर वाज नथिंग रॉन्ग और रिप्लाइंग ऑन अ पार्ट ऑफ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। मतलब कोर्ट ने ये चीज़ कही कि अगर आप कोई भी कन्फेशन है, कोई भी स्टेटमेंट दी है, उसका जो भी कन्फेस उसने किया है, उसमें से अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट को एज अ कन्फेशन लेना चाहते हो और दूसरे पार्ट को, उसी स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट को रिजेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल बात कही, वो ये कही कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, उसका एक पार्ट को आप एज अ कन्फेशन एडमिट करना चाहते हो और दूसरे पार्ट को रिजेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। Where there is enough evidence to reject the exculpatory part of accused person's statement, the court may rely on the inculpatory part। यानी कि कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि आप उसके जो एक्सकल्पेटरी पार्ट, यानी कि जिस पार्ट से वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दे रहा है, उन्हें आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, इतने एविडेंसेस हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो इनकल्पेटरी पार्ट है, जिससे ऑफेंस जो है या फिर जो क्राइम है वो कमिट हो रहा है, तो ऐसे पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, रिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे निशिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट चीज़ की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ कन्फेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। यानी कि कन्फेशन किस पर्सन के सामने दिया गया है उस बेसिस के ऊपर। अब इस बेसिस में इसको दो चीज़ों में बाइफिकेट किया है। नंबर वन इज़ द जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब इस चीज़ का, दोनों का डिफरेंस क्या है, इनका क्या मतलब होता है, मैंने उन्हें यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अब देखते हैं सबसे पहले जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। सो जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं। ठीक है, और किस सेक्शन के अंडर दिए जाते हैं, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। अब ये कब दिए जाएंगे, कमिटल, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स के बीच में या फिर ट्रायल के बीच में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कन्फेशन देते हैं, तो उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, जरा रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी और बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द कमिटल ऑफ प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं, ये वो कन्फेशंस होते हैं जो आप किसी भी पर्सन को देते हैं, किसके अलावा, ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं है, इनके अलावा आप किसी भी पर्सन के सामने कोई कन्फेशन देते हैं, तो उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। इट मे बी मेड टू एनी पर्सन और टू अ पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये कभी भी दी जा सकती है, किसी भी पर्सन को दी जा सकती है, इवन किसी पुलिस ऑफिसर को भी दी जा सकती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है इसके बारे में, दैट इज टू प्रूव द जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि विटनेस को बुलाया जाए। देयर जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट टू बी कॉल्ड एज विटनेस। ज़रूरी नहीं है किसी विटनेस को बुलाया जाए। सिमिलरली अगर हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं, तो ये थोड़े से वीक होते हैं और इसी चीज़ के लिए आप विटनेसेस को बुला सकते हैं। ठीक है, द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर प्रूव्ड बाय कॉलिंग अ पर्सन एज अ विटनेस बिफोर द हुम इट इज़ मेड। यानी कि जिस भी पर्सन के सामने वो दिया गया है, वो कन्फेस किया गया है, उसको आप एज अ विटनेस बुला सकते हैं।
ठीक है। तीसरा क्या है, द जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज अ प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी वॉलंटरी एंड ट्रू। यानी कि जो जुडिशियल कन्फेशन दिया जाता है और उससे ये प्रूफ होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, कि उसने वो क्राइम किया है एंड ही इज़ गिल्टी। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो वॉलंटरली और सही से दिए गए हैं, तो वो उस जुडिशियल कन्फेशन पे रिलाय कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसी तरफ हम बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, तो ये क्या होते हैं, इनके ऊपर रिलाय नहीं किया जाता है, इनको और एविडेंसेस का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। चौथी बात क्या है और लास्ट बात क्या है कि कन्विक्शन, सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करना इज नॉट सेफ, दिस इज अनसेफ। ठीक है। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, एक मूवी देखी है आप लोगों ने जिसका नाम है जॉली LLB 2, यानी अक्षय कुमार वाली। अब उसमें लास्ट में क्या होता है, जब वो साधु खुद से एडमिट कर देता है कि इसका ये पर्टिकुलर नेम है और उसी ने ही क्राइम किया है, तो उसने जज के सामने पूरे होशो हवास के अंदर वो अपना कन्फेशन देता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसके कन्फेशन के बेसिस के ऊपर उसे कन्विक्ट कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। ठीक है। आई होप आपको जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की। ओके। तो अब हम बात किसकी करते हैं, हमने जब देखा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, यानी कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा आप किसी भी पर्सन के सामने कन्फेस करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। ठीक है। अब आपने मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया है, तो क्या होगा। अब ये क्या है, पर्टिकुलरली आपको सेक्शन नंबर 25 में मिलेगा, जो हम आगे भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन यही बात कर लेते हैं। जो सेक्शन 25 है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कन्फेस करता है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। अब इस कन्फेशन को इररिलेवेंट क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने दिए हुए कन्फेशन को हम रिलेवेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसको टॉर्चर करके भी उससे वो पर्टिकुलर थिंग कन्फेस करवा सकता है। They are considered involuntary confession as if it is regarded as admissible, then police officer would torture the accused to confess the crime। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसको हमने एडमिसिबल कर लिया, इसको हमने वॉलंटरी मान लिया, रिलेवेंट मान लिया, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे टॉर्चर करके भी कन्विंस करवा सकता है। इसीलिए कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है तो वो इररिलेवेंट है, इनवॉलंटरी है और वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ऐसे पर्सन के सामने देते हैं, वेर एवर द मैटर इज of another person, then we have to see the place where that person has given the confession। अगर मान लीजिए आपने पुलिस ऑफिसर के भी अलावा पता नहीं कौन से किसी भी पर्सन को अगर कोई कन्फेशन दिया है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें देखना होगा कि वो कन्फेशन कहाँ दिया है, किस प्लेस पे दिया है। अगर पुलिस कस्टडी में दिया है तो ये इररिलेवेंट होगा। अगेन क्यों, क्योंकि पुलिस कस्टडी में भी दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट होता है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी और जगह दिया है तो वो कन्फेशन तो है, लेकिन हम उसे एज अ वीक एविडेंस ले सकते हैं, उस पर हम पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते हैं। अब इस पुलिस कस्टडी से रिलेटेड एक केस है जो कि है लेस्टर वर्सेस एम्परर और टोंगा केस। अब ये जो पर्टिकुलर केस था किससे रिलेटेड है, हमारा पुलिस कस्टडी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम मेंशन किया है बिकॉज इतना ही इनफ है। तो इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में हमने क्या देखा, एक सेक्शन देखा जो कि है सेक्शन 25, और वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने करते हैं तो वो इररिलेवेंट है। क्यों, क्योंकि अगर उसे एडमिसिबल या रिलेवेंट माना गया तो पुलिस ऑफिसर विल टॉर्चर द पर्सन टू कमिट द क्राइम, टू एक्सेप्ट दैट क्राइम। दूसरा, अदर पर्सन, अगर किसी और पर्सन के सामने देखा है तो हम क्या चेक करेंगे कि कहाँ दिया है उसने कन्फेशन। पुलिस कस्टडी में दिया है तो अगेन हम उसे इररिलेवेंट मानेंगे, लेकिन अगर किसी और पर्सन को दिया है, किसी और जगह दिया है, तो हम उसे एज अ वीक एविडेंस लेंगे। ठीक है। एक केस लॉ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।
दूसरा जो है, अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है, अब यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है कि सेकंड बेसिस ख़त्म होता है कि किसके सामने कन्फेशन दिया जाता है, वो वाला चीज़ ख़त्म होती है। क्या क्या देखा हमने इसमें? जुडिशियल कन्फेशन देखा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देखा। पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन देंगे, इरेलीवेंट होगा, इनवॉलंटरी होगा और उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। दूसरा, हम अगर किसी और पर्सन के सामने दे देते हैं तो ये देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे दिया गया है, पुलिस कस्टडी में दिया गया है तो अगेन उसको इरेलीवेंट मानेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? एक्सप्लेन द कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ मेंटल कंडीशन। अब इसमें दो चीज़ों में बाइफर्केट किया है, वो है वॉलंटरली कि आपने अपनी मर्जी से दिया, और दूसरा है इनवॉलंटरली यानी आपने अपनी मर्जी के और इच्छा के बिना दिया। ठीक है। अब जो वॉलंटरली, जो अपनी मर्जी से दिए जाते हैं उन्हें हम रेलेवेंट मानेंगे, और जो अपनी मर्जी के बिना दिए जाते हैं उन्हें हम इररेलेवेंट कन्फेशन मानेंगे। अब रेलेवेंट कन्फेशन सेक्शन 27, 28 और 29, 30 में दे रखा है, और इररेलेवेंट कन्फेशंस की बात हमारी सेक्शन 24, 25 और 26 में दी गई है। इसमें से हम ये एक सेक्शन देख चुके हैं जो कि है सेक्शन 25, जो कि कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेस किया गया है, कोई भी स्टेटमेंट दी गई है एज अ कन्फेशन, तो उसे आप इररेलेवेंट मानेंगे। ठीक है, तो अब हम बात किससे कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें क्या है? वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। वॉलंटरली आपने मर्जी से दिया, इनवॉलंटरली बिना मर्जी के दिया। इनवॉलंटरली को हम क्या मानेंगे? इररिलेवेंट कन्फेशन मांगते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? सेक्शन 24 है हमारा, सेक्शन 25 है हमारा, और सेक्शन 26 है। ठीक है। अब 24 सेक्शन क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। अगर कोई भी कन्फेशन आप अंडर इंड्यूसमेंट देते हैं, थ्रेट देते हैं या प्रॉमिस में देते हैं, यानी कि आपको किसी ने मैनिपुलेट किया है, या आपको किसी ने धमकी दी है, या फिर आपको किसी ने कोई ऐसा प्रॉमिस दिया है और आप उस बेसिस पे वो कन्फेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? इररेलेवेंट कन्फेशन होगा। ये टोटल 5 कंडीशंस हैं, इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आपने मूवी देखी होगी खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की मूवी है। ठीक है। अब इस मूवी में क्या होता है ना, वो जो भी अक्षय कुमार के भाई होते हैं या फिर जीजा होते हैं, जो एक पुल बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो पुल बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो पुल होता है वो लोकल मटेरियल से या फिर एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से नहीं बनाते, और उसी का रिजल्ट होता है कि वो पुल टूट जाता है हेवी वेट के कारण। ठीक है। अब वो क्या, ये सब होता है, उसमें गलती किसकी हो गई? अक्षय कुमार के भाई और ये लोग जो हैं इनकी हो गई। अब वो लोग क्या करते हैं, उसके भाई और जीजा क्या करते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए अपने ड्राइवर को एक प्रॉमिस करते हैं कि हम तेरी बेटी का खर्चा, हम तेरी बेटी की शादी वगैरह हम सब देखेंगे, और तू चिंता मत कर, हम तेरे को थोड़े दिन में छुड़वा भी लेंगे जेल से, लेकिन तू ये जो सारा ब्लेम है तू अपने ऊपर ले ले, और कोर्ट में ये कह दे कि तूने पुल के नीचे बम रखा था, बॉम्ब प्लांट किया था, और उसी रीज़न से जो फ्लाईओवर है, वो हाईवे है, वो टूट गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस ड्राइवर को आपने क्या दिया? एक प्रॉमिस दिया, और उस बेसिस के ऊपर उसने क्या किया कि क्या कर दिया? एक कन्फेस कर दिया कि क्राइम उसने किया था। तो आप कोई भी ऐसा कन्फेशन देते हो जो अंडर इंड्यूसमेंट होता है, मैनिपुलेशन होता है, या फिर किसी भी प्रॉमिस के कारण होता है, तो वो इररिलेवेंट कन्फेशन है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? बाय अथॉरिटी, बाय द पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका इतनी पावर है, इतनी अथॉरिटी है, तो वो अपनी अथॉरिटी का यूज लेके किसी चीज़ से कोई कन्फेस करवाता है। तीसरा, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई भी जो पर्सन है वो इज अंडर द रीजनेबल सपोजिशन, मेंटल पोजिशन ऑफ अक्यूज्ड सीन, यानी कि कोर्ट ये देख पाता है कि यार इसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है और इसी रीज़न से वो ऐसा कन्फेस कर रहा है, तो उस समय भी अगर कोई भी कन्फेशन दिया जाएगा तो उसको हम इररिलेवेंट मानेंगे। फोर्थली करके आप कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो, ठीक है, अगेन वो खट्टा मीठा वाला एग्जाम्पल हो गया, मूवी वाला एग्जाम्पल हो गया, तो ये क्या होगा? आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, अगेन वो क्या होगा? इररिलेवेंट कन्फेशन होगा। एंड लास्टली, टू अवॉइड द इविल ऑफ द टेम्परल नेचर। मान लीजिए आप एक किसी पर्सन को बहुत मार रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तू जब तक कन्फेस नहीं करेगा तब तक मार खाएगा। अब उसने क्या किया? उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के उस इविल को बचने के लिए, उस चीज़ से, उस मार से बचने के लिए उसने वो चीज़ कन्फेस कर दी। तो इस तरीके में इन पांचों कंडीशंस के अंदर अगर कोई भी कन्फेशन दिया जाता है तो वो सभी कन्फेशन इररिलेवेंट कन्फेशन होते हैं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिए हैं। ठीक है। पर्सन इन अथॉरिटी मतलब जिसको गवर्नमेंट ने पावर दी है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे क्या मानेंगे? पर्सन इन अथॉरिटी। तो सेक्शन 24 बहुत क्लियर हो गया। ठीक है।
कब कब इररिलेवेंट होगा कन्फेशन, हमने वो देख लिया। सेक्शन 25 हमने बात कर ली, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने दी जाती है कन्फेशन तो उसे इररिलेवेंट कन्फेशन मानेंगे। 26 क्या कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन आपने पुलिस कस्टडी के अंदर दिया है तो उसे भी आप इररिलेवेंट कन्फेशन मानेंगे, क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी पर्टिकुलर अक्यूज के साथ कैसा बिहेव हो रहा है यू डोंट नो। हो सकता है उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो सकता है उसको टॉर्चर किया जा रहा हो, तो पुलिस कस्टडी में भी जो भी कन्फेशन दिया जाएगा उसे इररिलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, सो तीनों सेक्शंस क्लियर हो गए, बहुत क्लियर हो गए। सेक्शन 24 भी हो गया क्लियर, सेक्शन 25 भी हो गया क्लियर, और सेक्शन 26 भी हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं रेलेवेंट कन्फेशंस की, कि कब कब कन्फेशंस रेलेवेंट होंगे, किन सिचुएशंस में कन्फेशंस रेलेवेंट होंगे, वॉलंटरली दिए जाते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इससे रिगार्डिंग सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 28, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और इज रेलेवेंट। यानी कि आपने अगर किसी पर्सन को मैनिपुलेट किया है या उसको कोई थ्रेट दिया है, उसको कोई प्रॉमिस दिया है, तो इन सबको, इन इम्प्रेशंस को आप उसके दिमाग से हटा देते हैं। ठीक है, कि आप उसको बोलते कि यार तू अपनी मर्जी से दे, तू मेरी बातों में आके मत दे। या फिर आपने कोई प्रॉमिस हटाया उसको, बोले कि यार ऐसा है, तुम खुद से अपने मन से मर्जी से कन्फेस करना चाहते हो, देन इट्स ओके। तो तब अगर कोई पर्सन देता है कन्फेशन अदर देन दी सिचुएशंस और मैटर्स मेंशन्ड इन दी सेक्शन 24, इसके अलावा कोई कन्फेशन दिया जाता है तो उसे हम रेलेवेंट कन्फेशन, सो उसे हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट कन्फेशन मानेंगे। ठीक है, आई होप सेक्शन 28 इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्फेशन की जो कि रेलेवेंट होगा नेक्स्ट सेक्शन की। सो अब हमने तीनों फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन को देख लिया है। अब एक और कन्फेशन है जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, दैट इज व्हाट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन में क्या होता है, वेर एवर एनी पर्सन गिव्स एनी कन्फेशन, उसने पहले तो कोई चीज़ कन्फेस करी और बाद में वो उस चीज़ से मुकर गया। ठीक है, उसने वापस उससे रिट्रैक्ट कर लिया, यानी कि उसको मना कर दिया, यार मैंने तो नहीं कहा था ऐसा। ठीक है, इस टाइप का, मतलब पहले तो आपने चीज़ कहा कि नहीं मैंने ये किया और फिर आप बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया। ऐसे कन्फेशंस को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। ये रिलेवेंट तो होते हैं लेकिन ये वीक एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, इसी का एक केस देख लेते हैं, दो केस देखते हैं, दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस धारिया। इसमें कहा था कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशंस हैं वो रेलेवेंट हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस द कन्विक्शन कैन बी मेड, और इसके बेसिस के ऊपर कन्विक्शन किया जा सकता है। दूसरा केस क्या है, दैट इज सुखराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या कहा गया, दैट ऑल्दो कन्फेशन इज रिट्रैक्टेड बट इफ it is corroborated by other evidences then there can be a conviction। अब रिलेवेंट कन्फेशन से रिलेटेड नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 क्या कहता है कि वेर एवर एविडेंस इज टेकन बाय इलीगल मीन्स देन ऑल्सो इट कैन बी टेकन बाय द फॉलोइंग मीन्स। यानी कि भले ही आपने किसी भी एविडेंस को इलीगल तरीके से लिया है, ठीक है, वो लीगल नहीं है, लेकिन फॉलोइंग मीन्स से लिया है तो भी वो क्या होंगे, रिलेवेंट कन्फेशन होंगे। जैसे कि प्रॉमिस और सीक्रेसी, मतलब आपने किसी को प्रॉमिस किया कि यार तू बता दे, सही से बता दे कि तूने किया है कि नहीं किया, आई विल कीप दिस एज अ सीक्रेट। भले ही ये चीज़ इलीगल है लेकिन ऐसे में अगर कोई चीज़ पर्सन कन्फेस करता है तो उसको हम रिलेवेंट मानेंगे। सेकंड, डिसेप्शन, किसी को आपने डिसीव करके किया हो तो भी उसको रिलेवेंट माना जाएगा। थर्डली, ड्रंकनेस, यानी कि मान लीजिए आपने किसी को नशा करवा दिया है, यानी कि उसने दारू पी ली है, तो वो इलीगल तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे में अब क्या होता है, पिया हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है, ऐसा हम कहते हैं, आई डोंट नो ये कितना सच है या कितना गलत, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। तो अगर कोई ड्रंकनेस की स्टेट में है और वो कुछ कह रहा है तो ऐसे में भी अगर वो कन्फेस करता है तो उसको आप रेलेवेंट कन्फेशन मानेंगे। ठीक है, थर्ड इज आंसरिंग दोज क्वेश्चंस विच नीड नॉट टू बी आंसर्स। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं उससे जो उसे आंसर करने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो आंसर कर देता है, तो ऐसों को भी आप रेलेवेंट कन्फेशन मान सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट इज बाय नॉट गिविंग वार्निंग्स।
ठीक है, अगर आपने उसको अंडर सेक्शन 132 आप उसको कोई वार्निंग नहीं देते हैं, मतलब उसको डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, तो ऐसे में अगर आप कोई देते हैं कन्फेशन तो उसको भी रिलेवेंट माना जाएगा। ऑल दीज मैथड्स आर रिलेवेंट, ये इन सभी, ये जितने भी मैथड्स यहाँ पे दे रखे हैं इन सभी से अगर आप कोई कन्फेशन लेते हैं तो वो रिलेवेंट होंगे। ठीक है, अब एक केस देख लेते हैं, वो क्या है, R.M. मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा टेलीफोन टैपिंग इज अ रिलेवेंट स्टेट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, यानी कि आपको मान लीजिए जानना था कि यार इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया नहीं किया, तो आपने उसका टेलीफोन टैप कर लिया, ठीक है, उसका फ़ोन टैप कर लिया, आपने सुन लिया और वहाँ पे आपने देख लिया कि यार इसने कन्फेस किया है, तो ऐसे कन्फेशन को हम क्या मानेंगे, रिलेवेंट कन्फेशन ही मानेंगे। सेकेंड केस क्या है, शाहू वर्सेस, शाहू है ये, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, मर्मरिंग इन द ड्रीम्स इज ऑल्सो रिलेवेंट। सोते समय आप कुछ बड़बड़ा रहे हैं तो जो आपके माइंड में होता है वो आप मुंह से बोल देते हैं, इसीलिए उस कन्फेशन को भी रिलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, देन लास्ट नहीं बट ठीक है, जो हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है वो ये है सेक्शन 30, वेयर द सेवरल पर्सन ट्राइंग टुगेदर जॉइंट ट्रायल फॉर एन ऑफेंस, then such confession is relevant against that person and other persons also। मान लीजिए कोई भी जॉइंट ट्रायल है, एक नहीं काफ़ी लोग उस ट्रायल से रिलेटेड हैं, 2-4 लोग हैं, अब अगर कोई भी पर्सन, एक पर्सन, मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक ही केस चल रहा है, जॉइंट ट्रायल चल रहा है, इन चारों में से अगर कोई एक पर्सन भी कन्फेशन देगा तो वो उसके अगेंस्ट ही नहीं होगा केवल, बाकी इन चार मतलब बाकी जो 3 हैं उनके अगेंस्ट भी कन्फेशन होगा और वो एक रिलेवेंट कन्फेशन होगा। इन द ऑफेंस अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट बोथ आर इंक्लूडेड, और ऐसे ऑफेंसेस में अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 30 क्या कहता है कि अगर आपका जॉइंट ट्रायल है, आप एक से ज़्यादा लोग हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो केवल उसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होती है जिसने बोला, उसको आप उन बचे हुए रेस्ट ऑफ लोग जो भी बचे हुए हैं उनके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रिलेवेंट कन्फेशन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इस केस के अंदर कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशंस होते हैं वो भले ही वीक एविडेंसेस होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें दूसरे एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करें तो इनके बेसिस पे भी कन्वेक्शन हो सकता है। ये सुखराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और जो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द मिरांडा अपवर्जन रूल। ये क्या होता है, wherever any statement or confession given to a police officer then it shall be irrelevant। कोई भी confession और statement अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने दी है तो उसे हम irrelevant कहते हैं। ठीक है, in America this rule apply fully, in India this rule apply partially। ठीक है, अब इसमें क्या है, अमेरिका में तो क्या है, इस रूल को आप 100% मानते हैं कि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन दिया देन दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज फुल्ली अप्लाई। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये रूल पार्शली अप्लाई होता है कि कभी आप ये चीज़ उस कन्फेशन, पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन को आप रिलेवेंट भी मानते हुए क्या करते हैं, उसको एडमिट करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा एक और जो सेक्शन है उसको और देख लेते हैं, वो है सेक्शन नंबर 27 जो कि किसके अंडर है, वॉलंटरी कन्फेशन के अंदर है। ठीक है, इफ एनी स्टेटमेंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच एनीथिंग रिकवर्ड देन द स्टेटमेंट एंड थिंग बोथ आर रेलेवेंट। मान लीजिए आपने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसके कारण किसी दूसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट मिला और उसे रिकवर कर पाए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स, दोनों ही ऐसी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, रेलेवेंट स्टेटमेंट होंगी। इन इंडिया द कन्फेशन इज इररिलेवेंट नॉट द स्टेटमेंट। अब इंडिया में क्या है, कन्फेशंस इररिलेवेंट हैं लेकिन स्टेटमेंट्स जो हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सेक्शन 27 किसका है, वॉलंटरी कन्फेशन का पार्ट है, ये क्या होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने पहले देख लिया कि बेसिक मतलब क्या होता था कन्फेशन का, वो देखा। उसके बाद में 3 फॉर्म्स थे हमारे कन्फेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हुम बिफोर हुम द स्टेटमेंट इज मेड, एंड लास्टली द मेंटल कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में हमने जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देखा। ठीक है, पुलिस के सामने कहेंगे नहीं कहेंगे तो क्या होगा,
मेंटल कंडीशन के बेसिस पे देखा, तो ये सभी देखकर हम ऑलमोस्ट सब चीज़ें कन्फेशन की कवर कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, मिरांडा वर्जन रूल क्या होता है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विद केस लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ डन फॉर द कन्फेशन। अगर आपको प्लीज़ वीडियो समझ में आया हो, आपको सब अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी मैंने स्टार्टिंग के सबसे पहले मेंशन किए टॉप पे, दैट इज़ द जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के लिए भी, और अगर आपको कोई क्वेरी हो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगी और जैसे ही समय मिलेगा ज़रूर रिप्लाई करूंगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।